सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आती है कि यू आर नॉट मैरिंग टू मेड। जब हम बीवी की बात करते हैं तो उसमें हम महिला को एक घर की देखभाल, बच्चे पैदा करने और सेक्स के लिए देखते हैं। नहीं तो और क्या परिभाषा होनी चाहिए? दोनों पक्ष भली भांति जानते हैं कि उन्होंने एक डील करी है जिसमें सीधी सी चीज ये है, वो हाउस होल्ड ड्यूटीज निभाती है और वो केयर टेकर और प्रोवाइडर है। वो कॉन्ट्रैक्ट करना भी है और फिर उसकी शर्तों का पालन भी नहीं करना है। ये कैसे चलेगा? मैं ही खाना क्यों बनाऊं? तो वो भी कहेगा फिर कि मैं ही पैसे क्यों कमाऊं। और ये बात तो जायज है, खरी खरी है, क्योंकि सौदा ही तो है। अब क्यों शिकायत कर रहे हो? वो कहेगा खाना नहीं बनाएगी तो शादी करके क्यों आई है? तू देवी है, तुझे पूजूंगा अपने घर में रख के। यहाँ आई है, चल बर्तन दो, खाना बना। तुम देख नहीं रही हो कि तुम में भी यही भाव है कि चूंकि मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ, उसके कपड़े धोती हूँ, उसको सेक्स देती हूँ और उसके लिए बच्चे पैदा करे हैं, तो इसलिए उसके पैसों पर मेरा हक है। ये तो सर्विसेज हैं, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो। ये प्रेम तो नहीं है। मैं आपसे हाथ उठाने को कहूंगा नहीं, पर भीतर ही भीतर उठा लीजिएगा। अपमानित महसूस किया है कि नहीं? ठीक कह रहा हूं? मजा आ रहा है? बढ़िया। यहां पर हम सबसे ज्यादा बुजुर्ग आप बैठी हुई हैं और बोल रही हैं एक एक बात बिल्कुल सच कही। अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज़ आई है चिरैया नाम से। उसका जो थीम है वो है मैरिटल रेप से रिलेटेड। वो कह रहे हैं कि अगर हमने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही खत्म हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आधारित ही है। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम मनमोहन शर्मा है। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें कि एक पतिदेव थे जो कि कोर्ट तक जाते हैं कि उनकी बीवी खाना नहीं बनाती तो उनको डाइवोर्स दे दिया जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आती है कि यू आर नॉट मैरिंग टू मेड, वो बीवी काम वाली नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की इक्वल पार्टनरशिप और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातचीत करते हैं। लेकिन जैसे ही आचार्य जी ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि नो लेट्स स्प्लिट द एक्सपेंसेस 50-50, और उसमें से कुछ ऐसे भी थे कि अब हस्बैंड को भी 9 से 5 की जॉब छोड़ देनी चाहिए। और उसमें से कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि इफ़ द वाइफ हैज़ द राइट टू से नो टू सेक्स और नो टू हाउस होल्ड वर्क और नो टू हैव ए चाइल्ड, then the husband should also have a right to say no to her shopping and no food and no shelter. So आचार्य जी, इन कमेंट्स को पढ़ के भी ऐसा लगता है कि जब हम बीवी की बात करते हैं तो उसमें हम उस महिला को एक घर की देखभाल, बच्चे पैदा करने और सेक्स के लिए देखते हैं। नहीं तो और क्या परिभाषा होनी चाहिए? जैसा कि आचार्य जी आपने भी जब भी इस विषय के बारे में चर्चा की है तो आपने हमेशा कहा है कि मैं समझ रहा हूँ आपको सुनने में भद्दा लग रहा है कि बीवी को हम मेड की तरह देखें या कि सेक्स की मशीन की तरह देखें या रिप्रोडक्टिव फैक्ट्री की तरह देखें। आपको बुरा लग रहा है, पर ये भी तो बताइए कि और कैसे देखें। जैसे कि आचार्य जी आपने कहा है कि महिला को हमेशा एक इंसान की तरह देखा जाए। हाँ, इंसान तो ठीक है, तो उसको बीवी क्यों बनाया? इंसान ही रहने देते। तो इसमें आचार्य जी जैसे कि अरे जब जो आम सिद्धांत है विवाह का, भले ही उसका कुछ मौलिक अर्थ, उद्देश्य, परिभाषा रही हो, पर जब आज आम सिद्धांत ही यही है कि शादी कर लो तो घर आएगी, तो घर संवार देगी, चूल्हा चौका देख लेगी, बच्चे पैदा कर देगी और ये सब हो जाएगा, तो जो भी पुरुष कर रहा है और जो भी स्त्री कर रही है, विवाह में प्रवेश जब कर रहे हैं तो वो इसी परिभाषा के अंतर्गत ही तो कर रहे हैं ना। और ये परिभाषा उन्हें बहुत पहले से पता है, पुरुष को भी पता है, स्त्री को भी पता है। इनका आप सवाल समझ रहे हैं क्या है? दर्द से आ रहा है। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई सज्जन होंगे, वो गए होंगे सुप्रीम कोर्ट की बीवी खाना नहीं बनाती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो पत्नी है, तुम कोई मेड थोड़ी लाए हो, काम वाली थोड़ी लाए हो यहाँ पर,
कि तुम्हारा रसोई देखे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसने और भी बातें बोल दी कि भाई पति पत्नी हो तो जिम्मेदारियां अपनी बांटो, 50-50 वगैरह जो भी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सोशल मीडिया पर लोग खफा हो गए हैं, जिनके सबसे ज्यादा संस्कार हैं सबसे ज्यादा खफा होते हैं। संस्कृति खतरे में आ जाती है तुरंत। वो कह रहे हैं अब जब सब 50-50 होना है तो ये घर में क्यों बैठी रहती है, बाहर जाके कमाए भी। जब 50-50 होना है तो पुरुष ही क्यों कमा रहा है सिर्फ। और अगर महिला को कई चीज़ों में ना कहने का अधिकार है कि आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज सेक्स नहीं करूंगी, महिला को ये सब अधिकार है, तो पुरुष को भी ना कहने का अधिकार है। किस बात में ना कहने का अधिकार है? नो टू हर शॉपिंग, हाँ, नो फूड एंड तो फिर वो जब बोलती है कि मैं शॉपिंग करूंगी और पार्लर जा रही हूँ 10,000 रुपये दे दो, तो पुरुष को भी अधिकार है कि वो मना कर दे कि नहीं मैं नहीं तेरे खर्चे उठा रहा। तो जो बात कह रहे हैं वो तो फिर वो तो पते की ही कह रहे हैं, क्योंकि एक करार है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो है ही इसी तरह का, जिसमें सीधी सी चीज ये है कि वो घर देखेगी, वो खर्चे उठाएगा। वो हाउस होल्ड ड्यूटीज निभाती है और वो केयर टेकर और प्रोवाइडर है। और ये बात आपसे मैंने शुरू में ही कहा कि पुरुष और स्त्री दोनों ही जानते हैं, जब वो उस व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, उस व्यवस्था की आज परिभाषा यही हो चुकी है। परिभाषा सही है कि गलत है, अच्छी है, बुरी है, परिभाषा यदि विकृत हो गई तो किसने विकृत कर दिया, ये मुद्दा दूसरा है, हम उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। पर आज के समय में भारत में जब एक पुरुष और स्त्री विवाह करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि इस गठबंधन का अर्थ क्या है। भाई आपको कुछ काम दे दिए हैं, आपको करने हैं, और कुछ आपके अधिकार होंगे उन कामों के बदले, और जो दूसरा व्यक्ति है कुछ काम उसे करने हैं और कुछ उसके अधिकार होंगे, और यही इस रिश्ते का स्वरूप है। तो जब आप कहोगे कि भाई मैं ही खाना क्यों बनाऊं, तो वो भी कहेगा फिर कि मैं ही पैसे क्यों कमाऊं। और ये बात तो जायज है, खरी खरी है, क्योंकि सौदा ही तो है। और सौदे में जब एक पक्ष, एक पार्टी पीछे हट रही है, तो फिर जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरी पार्टी है, उसको भी पीछे हटने का हक है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं इस बात पर कोई आपत्ति नहीं करने वाला। हां, मैं ये आपत्ति जरूर करने वाला हूं कि दो मनुष्यों के बीच संबंध क्या जरूरी है कि सौदे का ही हो? क्या मनुष्यों के बीच दो इंसान हैं, अब वो साथ रहने जा रहे हैं जितने भी समय के लिए, क्या जरूरी है कि उनके बीच संबंध सौदे का ही हो? चाहे उनकी यात्रा किसी ट्रेन यात्रा की तरह बस 6-8 घंटे की साथ की हो, और चाहे हो सकता है 60 साल 80 साल का साथ हो, पर क्या जरूरी है कि संबंध सौदे पर ही आधारित हो? और अगर सौदे पर आधारित है, जो कि है, तो फिर दोनों पक्षों को अपनी अपनी ओर के दायित्वों का निर्वाह तो करना पड़ेगा। आप एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद ये नहीं कह सकते कि अब मैं इसकी टर्म्स को फॉलो नहीं करता। कर सकते हैं क्या? और उसकी जो टर्म्स हैं, उसकी जो शर्तें हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लॉजेज हैं, वो तो आपको अग्रिम में ही पता होते हैं ना, पहले ही पता होते हैं। पता होते हैं कि नहीं पता होते हैं? जब पहले ही पता है तो तुमने उस सौदे पर हस्ताक्षर क्यों किए? और हस्ताक्षर करने के बाद अब शिकायत कैसे कर रहे हो? उस अनुबंध पर तुम्हारे दस्तखत हैं, तुमने साइन कर रखा है भाई नीचे। अब कह रहे हो नहीं मैं ये नहीं करूंगी, वो कह रहे हैं मैं वो नहीं करूंगा। अगर वो ये नहीं करेगी, अगर वो नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? पर कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि समाज से डर लगता है। कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि भेड़चाल में चलना है। कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि पप्पा ने कहा था कि देख अगर तू शादी नहीं करेगी ना तो मैं जान दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि उम्र हो गई है, अब सेक्स भी तो चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट करना भी है और फिर उसकी शर्तों का पालन भी नहीं करना है। ये कैसे चलेगा?
ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी शर्तें माननी भी पड़ेंगी। तो सवाल फिर मैं दूसरा उठाना चाहता हूं, इन दो इंसानों के बीच यही अनुबंध होना, यही रिश्ता होना, यही करार, यही कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है क्या? क्या दो इंसानों के साथ रहने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? क्या जरूरी है कि बिल्कुल व्यापार की तरह दोनों के क्षेत्र, सीमाएं, कर्तव्य और अधिकार बांध दिए जाएं? कितने लोगों ने कभी किसी बिजनेस डील पर, एग्रीमेंट पर साइन वगैरह कराए? उसमें आप देखते हो बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वहां बिल्कुल इसी भाषा में बात होती है। और विवाह में भी अगर आप इसी भाषा में बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक एग्रीमेंट है, ये एक एग्रीमेंट है, और अगर एग्रीमेंट है, साइन कर रहे हो तो अब उसका पालन भी करो। अब क्यों शिकायत कर रहे हो? अब क्यों बोल रही हो कि खाना नहीं बनाऊंगी? वो कहेगा खाना नहीं बनाएगी तो शादी करके क्यों आई है? तू देवी है, तुझे पूजूंगा अपने घर में रख के। यहां आई है, चल बर्तन दो, खाना बना, पोतड़े साफ कर, और काहे के लिए लाया हूं तुझको? और यही बात महिला की ओर से भी लागू होती है। वहां चली जाए और पति बोले कि मैं कमाऊंगा नहीं, और निखट्टू, तू कमाएगा नहीं तो मुझे ब्याह के किस मुंह से लाया है? अब मुझे ब्याह के लाया है तो चल मेरे खर्चे भी उठा। दोनों पक्ष भली भांति जानते हैं कि उन्होंने एक डील करी है। मैं यहां यह पूछने के लिए नहीं हूं कि डील तोड़ी किसने, मैं ये पूछने के लिए नहीं हूं कि डील में नाइंसाफी कौन कर रहा है, मैं ये पूछने के लिए हूं कि ये डील होनी जरूरी भी है क्या? ये डील होनी, ये समझौता होना जरूरी भी है क्या? हम जानते हैं जहां व्यापार होता है वहां प्यार नहीं होता। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो। और व्यापार ठीक है, खाने पहनने ओढ़ने की चीजों के लिए आप व्यापार कर लेते हो, ठीक है, पर प्यार मनुष्य की अपनी भीतरी गरिमा की बात होती है। और जहां रिश्ता प्यार का होना चाहिए वहां व्यापार का है, तो ये हमारी हस्ती के मुंह पे तमाचा है। बहुत बहुत गहरे अस्तित्वगत अपमान की बात है कि आपका सबसे आत्मीय, सबसे अंतरंग रिश्ता भी व्यापार पर आधारित है, शर्तों पर आधारित है, कंडीशनल है। यह मुंह पर तमाचे जैसी बात है। अपमान क्यों नहीं अनुभव होता इस तमाचे पर? अपमान क्यों नहीं अनुभव होता जब हाथ फैला करके कहना पड़ता है कि शॉपिंग जा रही हूं, पैसे दे दो? क्यों नहीं अपमान अनुभव होता? इसे अपना अधिकार मान ही कैसे लिया कि उसके पैसे पर मेरा भी तो हक है? कैसे हक है? उसने कमाया है, उसका है। और उसने कैसे मान लिया कि उसकी देह पर मेरा हक है? उसकी देह है, उसकी देह है, उसका अधिकार क्षेत्र है, तुम्हारा हक कैसे हो गया उस पर? न पति के पैसों पर पत्नी का हक है, न पत्नी की देह पर पति का हक है। अब सब लोग धर्मी एकदम चिल्ला उठेंगे, कहेंगे अच्छा किसी का कोई हक ही नहीं है तो फिर शादी माने क्या? तो प्यार नहीं पता झुन्नू। तुम्हारे लिए एक दूसरे पर हक जमाना ही प्यार है। प्यार एक दूसरे पर हक जमाने का नाम नहीं है। प्यार एक दूसरे को पंख देने का नाम होता है। लानत है ऐसे पति पर जिसको पत्नी की देह यह जताकर हासिल करनी होती है कि तेरे खर्चे उठाता हूं ना, चल अब बिस्तर पे लेट जा। इसके लिए एक शब्द होता है, वेश्यावृत्ति।
भले ही आपने इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया हो, पर अगर भीतर ये भाव भी है कि उसकी देह मेरी इसलिए है क्योंकि उसके खर्चे तो मैं ही उठाता हूं, मेरे ही घर में रहती है, खुद तो कुछ कमाती नहीं, मेरे ही टुकड़ों पर जीती है, अगर आपके भीतर ये भाव भी आ गया है और इस भाव में आपने उसके शरीर को छुआ है, तो आप अपनी पत्नी को नहीं, एक वेश्या को स्पर्श कर रहे हो। आपने अपनी पत्नी को बहुत नीचे गिरा दिया, आपने अपने रिश्ते का ही अपमान कर दिया। इसी तरीके से उसमें अगर यह भाव आ गया है कि उसके पैसों पर तो मेरा अधिकार है, कैसे तुम्हारा अधिकार है बताओ ना? पति के पैसों पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? तुम देख नहीं रही हो कि तुम में भी यही भाव है कि चूंकि मैं उसके लिए खाना बनाती हूं, उसके कपड़े धोती हूं, उसको सेक्स देती हूं और उसके लिए बच्चे पैदा करे हैं, तो इसलिए उसके पैसों पर मेरा हक है। ये तो सर्विसेज हैं, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो। सर्विसेज है कि नहीं? खाना बनाने वाली मेड होती है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। और तुम कह रही हो मैं तेरे लिए ये सब करती हूं तो तेरे पैसों पर मेरा हक है, तो फिर अपने आप को पत्नी क्यों बोल रही हो? काम वाली ही बोलो ना। ये रिश्ता कैसा है जिसमें एक दूसरे से कहा जा रहा है मैंने तेरे लिए ये किया है, तू मेरे लिए अब ये कर, मैंने तेरे लिए ये किया है, तू मेरे लिए कर? ये कैसा रिश्ता है? ये प्रेम तो नहीं है, तो कुछ और है। और जो भी है बड़ा गंदा है, ऐसे तो नहीं जीना। मैं आपसे हाथ उठाने को कहूंगा नहीं, पर भीतर ही भीतर उठा लीजिएगा। अपमानित महसूस किया है कि नहीं? बोलिए। ऊपर ऊपर से कितना भी प्रपंच किया जाए, आते हैं वो क्षण कि नहीं जब रिश्ते की हकीकत बिल्कुल नंगी सामने खड़ी हो जाती है। बोलो। रिश्ता जरूर होना चाहिए, पर रिश्ता व्यापार का हो यह जरूरी है क्या? पूछ रहा हूं। व्यापार में व्यापार शोभा देता है, प्रेम में व्यापार तमाचा होता है। और ये व्यवस्था चली आ रही है। जब ये कहा भी जाता है ना कि इसमें महिलाएं शोषित हैं, मैं उस बात को मानता भी हूं और नहीं भी मानता। आप किसी वीकडे पर किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, वहां आपको अधिकांश महिलाएं ही मिलेंगी। खूब खर्चा पानी चल रहा होगा वहां पर, और उनको देख करके या उनसे पूछ करके, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं, आप जान सकते हैं कि वो खुद कुछ नहीं कमाती। तुम खुद कुछ नहीं कमाती हो तो तुम 4 घंटे से यहां रेस्टोरेंट में बैठ करके ये खेल क्या रही हो? किटी और बाकी चीजें किसके पैसों पर ये हो रहा है? और अगर तुम ये कर रही हो तो इसके बाद अब तुम्हारी गरिमा का क्या होगा? दोपहर के समय वीकडेज पर शॉपिंग मॉल में 80% आपको महिलाएं ही मिलेंगी, क्योंकि पुरुष सब कहां होते हैं? वो काम पर होते हैं। और महिलाएं क्या कर रही होती हैं? वो शॉपिंग मॉल में जाकर के बढ़िया पूरी दोपहर खर्चा चल रहा है। खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं, खूब उड़ाइए, पर पहले जरा कमाइए। ये किसके पैसे उड़ा रहे हो? और फिर जिसके पैसे उड़ा रहे हो, जब वो आकर के तुम पर तरह तरह के अधिकार जमाएगा, तब शिकायत कैसे कर पाओगी आप? बोलो। कितना गंदा ये सौदा है। फोन भी हो सकता है अधिकार के नाते ही बज रहा हो। तुम अभी तक वापस कैसे नहीं आए? ये प्रेम के नाते नहीं बज रहा होगा, ये अधिकार के नाते बज रहा है। आदत सी बन गई है।
आपसे बोल रहा हूं देवियों, लेने की और अपने आप को ये समझा लेने की कि किसी से पैसा लेना, सुख लेना, सुविधा लेना, छत्र छाया लेना, ये तो मेरा अधिकार है। नहीं, तुम्हारा बस वो है जो सचमुच तुम्हारा है। ज्ञानियों ने तो समझाया है कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ही शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ज्ञानियों ने तो यहां तक समझाया है कि तुम्हारा ही धन भी तुम्हारा नहीं है। तुमने दूसरे के धन को भी अपना मान लिया, क्या होगा आपका? जानने वालों ने कहा है कि तुम्हारा धन भी आखिरी अर्थ में तुम्हारा नहीं है, और तुमने तो किसी और के धन को अपना मान लिया। और पूरे इतिहास में महिलाएं इसी गलतफहमी में रही हैं कि किसी और का धन मेरा है, और होता नहीं है। तुम जानते हो नहीं होता है। होता भी है तो नाम मात्र को होता है। जैसे कई बार पुरुष किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेते हैं पत्नी के नाम पर, जैसे कई बार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा वगैरह के चुनावों में कोई पुरुष अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है और उसको कुछ सरपंच वगैरह बनवा देता है। अब वो क्या कहेगी कि ये गद्दी मेरी है? ना वो पैसा तेरा है, ना वो गद्दी तेरी है, तेरे पीछे कोई और है, वो उसकी है। क्यों अपने आप को धोखे में रख रही है? नहीं, मैंने तो उनसे वादा लिया हुआ है, तनख्वाह आते ही वो आधी तनख्वाह मेरे हाथ में रख देते हैं, वो मेरी हो जाती है। कैसे हो जाती है? नहीं, इसलिए हो जाती है, मैं घर का काम करती हूँ ना, उसके पैसे मिलते हैं। तुम जो घर का काम करती हो ना, वो घर का काम करने वाली को फिर जितने पैसे मिलते हैं उतने ही लिया करो। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि वो घर का काम करने वाली को कितने पैसे मिलते हैं। पति से फिर 1 लाख रुपए महीने के किस बात के ले रही हो? बुरा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, मुझे भी बोलते हुए दर्द सा हो रहा है, पर बोलना जरूरी है तो बोलने दीजिए। क्योंकि ये भी तर्क आप दिया करती हैं कि हमने पैसे कोई मुफ्त के थोड़े ही ले लिए, हम घर का काम भी तो करते हैं। आप जो घर का काम करती हैं, मान लीजिए आप करना बंद कर दें और वो सारा काम करने के लिए किसी को लगा दिया जाए, तो उसको कितने पैसे दिए जाते हैं बताइए? तो उतने ही लिया करिए फिर। पर खूब हल्ला मचता, कहते घर में इतना काम करती हैं, वो उनका कोई अकाउंटिंग नहीं होती, वो सारी सर्विसेज जीडीपी में काउंट नहीं होती। कर लो अकाउंटिंग, कर लो अकाउंटिंग ना, कितना निकलेगा? आप खाना बनाते हो, खाना बनाने वाले को कितना दे देते हो? और भी मुझ पर इल्जाम लगते हैं, कहते हैं बाहर के काम को घर के काम से श्रेष्ठ बताते हैं। अच्छा ठीक है, तो देख लो कि जब आप बाहर काम करने निकलती हो तो उसमें कितने पैसे मिलते हैं, और जो घर का काम करने वाली होती हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं। किसी आधार पर ही तो पैसे मिलते होंगे ना। तो फिर क्यों बोल रहे हो कि वो बाहर जाकर के जो डीएमएसपी बनकर बैठी हुई है, या कॉर्पोरेट मैनेजर बनकर बैठी हुई है, या आर्मी में है, या रिसर्चर है, या साइंटिस्ट है, उसका काम और जो घर में चूल्हा चौका किया जाता है वो दोनों काम एक बराबर है? मुझ पर बड़ा इल्जाम है। कहते हैं घर के काम का अपमान करते हैं, कहते हैं घर में जो काम होता है उसका कुछ मूल्य ही नहीं करते। मैं क्या मूल्य करूंगा? कोई भी मूल्य नहीं करता। अगर तुम मूल्य कर रहे होते तो फिर जो घर में काम वाली लगी होती है कपड़े वगैरह धोने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए, उसको भी तुम फिर उतनी ही तनख्वाह देते जितनी किसी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को देते हो। एक महिला है, वो एसपी बनी हुई है, उसको कुछ सैलरी मिलती है ना। या वो जाकर के बेंगलोर में आईटी में कोई सीनियर जॉब कर रही है, उसको भी सैलरी मिलती है ना। और आपके घर में मेड होती है, उसको भी सैलरी मिलती है। अगर घर का काम बाहर का काम एक बराबर है तो दोनों को एक बराबर सैलरी क्यों नहीं देते हो? तो किस आंतरिक झूठ में जी रहे हैं हम? कैसा सौदा स्वीकार कर लिया हमने, और खुद को ही कह रहे हैं नहीं, उनकी आधी सैलरी पर मेरा हक है क्योंकि मैं तो घर का काम करती हूं। घर का काम करने के इतने ही होने चाहिए बस। आपको आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको जगाने उठाने के लिए बोल रहा हूं। और बुरा लग रहा होगा, मुझे मालूम है, और बुरा आप जल्दी मान जाते हो।
ठीक है, बुरा लग रहा है तो जो भी है गाली गलौज कर लेना, मैं तैयार हूं, मुझे क्या। ऐसे आता है ये बच्चे पालने को छोटा काम मानता है, अगर इसकी माँ ने भी इसको नहीं पाला होता तो फिर ये इतनी बकवास कैसे करता। धन्य धन्य देवी धन्य, क्या तर्क दिया है। आप इंसान हो, आप इंसान हो। रोज सुबह उठ के अपने आप को बोला करो, क्या आप इंसान हो, आप क्या बन गए। आप में हर तरह से उतनी ही क्षमता है जितनी किसी पुरुष में, उससे थोड़ी ज्यादा ही हो सकती है, बल्कि कम नहीं है। महिलाएं कम उपद्रवी होती हैं, और जब लग करके सद करके काम करती हैं तो पुरुषों से थोड़ा बेहतर ही करती हैं। आप में सारी क्षमताएं हैं जो किसी चैतन्य मनुष्य में होती हैं। आपने ये कौन सी डील कर ली, ये डील आपके लिए अच्छी नहीं है। बस इस डील में आपको क्या मिल गया है, सुरक्षा, चार दीवारों की सुरक्षा है और सम्मान है। किसी बड़े घर की बहू बनूंगी, ये बड़े घर की बहू टाइप्स वैसे बड़ा घर जेल को ही बोलते हैं, पता है ना। ये जब कोई धरा जाता है उसको पकड़े जाता है, तो चलते तो ये बड़े घर दे देते हैं। तो कौन कौन है यहां बड़े घर की बहू। नहीं, मैं हाथ उठाने को बिल्कुल नहीं बोल रहा, पर भीतर ही भीतर उठा लो हाथ। और न जाने कितने लोग धर्मी माँ बाप घूम रहे हैं जिनका कुल अरमान ही यही है कि किसी बड़े घर की बहू बना दें इसको, और उसके लिए दहेज जोड़ रहे हैं कि अब ये बड़े घर की बहू बनेगी। पुरुषों से कह रहा हूं, स्त्री को खरीदा नहीं जाता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। खरीदे बेचे जाने वाली चीज नहीं है प्रेम, जो तुम सोचते हो कि मैं उसका भरण पोषण करता हूं, उसको गहने ला कर दे देता हूं, उसे पैसे दे देता हूं, तो वो मेरी चीज हो गई, जायदाद हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश काट ले जाए। शीश दे दो, प्रेम ले जाओ। स्त्री न जीती जाती है न खरीदी जाती है। जब स्त्री में मनुष्य दिखाई देने लग जाता है, जब दो पक्षियों में दोस्ती इसलिए होती है कि साथ और ऊंचा उड़ पाएंगे, उसे प्रेम कहते हैं। और स्त्रियों से कह रहा हूं, बिकना मत। भले ही बिकने को समाज ने कितने भी इज्जतदार नाम दे दिए हों, बिकना अपने आप में चीज ही बेइज्जती की होती है, भले ही उसमें नाम कितना भी इज्जतदार हो। नाम तो ये बहुत दे देंगे, बड़े घर की बहू है, सुशीला है, इज्जतदार है, ये है वो है। दिल दिल में तुम्हें तो पता ही है ना कि तुमने क्या सौदा कर लिया है। क्या करोगी ये झूठी इज्जत लेकर के। अर्न इट। आ रही बात समझ में। किसी भी कीमत पर किसी से भी मदद मत ले लेना। जो तुम्हें निस्वार्थ मदद दे सके ऐसे लाखों करोड़ों में एक दो होते हैं, और इतने अच्छे संयोग नहीं है आपके कि आपके जीवन में बुद्ध या कृष्ण आ जाएं। धनिया है यदि आप, तो जीवन में झुन्नू ही आया होगा कोई।
और वो आपको यदि मदद दे रहा है तो बदले में दाम वसूलेगा ही वसूलेगा। निस्वार्थ मदद कोई कृष्ण दे सकते हैं, पर थोड़ा अभी मुश्किल है कि जीवन में कृष्ण कोई आ गया। वो कोई और ही होगा जो कान्हा बन के आ गया है। सावधान। मदद के नाम पर खुद को बंधक मत बनवा लेना। बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो घर की रानी हूं, वो मुझसे कहता है तू क्यों मेहनत करेगी, मैं हूं ना, मैं तो घर की रानी हूं। बज गया फोन। घर की रानी को घर से घंटी आई है। टेढ़ें टेढ़ें। ठीक कह रहा हूं, मजा आ रहा है, बढ़िया। एक उम्र लगी है ये जानने में। जानते हो ना क्या बोला अभी अभी? यहां पर हम सबसे ज्यादा बुजुर्ग आप बैठी हुई हैं और बोल रही हैं एक एक बात बिल्कुल सच कही। और यहां जो लड़कियां महिलाएं बैठी हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, जो बात आप इस उम्र में आकर बोल रही हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, वो बात आप अपनी उम्र में जान लो ना। देर आर नो फ्री लंचेस। कोई नहीं तुम्हें प्यार या मदद के नाते कुछ दे रहा है, वसूली होगी। इससे अच्छा यह है कि खुद को विकसित करो, इस लायक बनाओ कि पूरी दुनिया को ही प्रेम दे सको। साथी भी आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप होंगे। आपको अपने स्तर के अनुसार ही कोई मिलता है। आपके जीवन में भी कृष्ण बुद्ध नहीं तो कम से कम उनकी थोड़ी छवि लिए, थोड़ी सुगंध लिए कोई आ सके, इसके लिए पहले अपना स्तर बढ़ाइए। जल्दी से किसी सौदे में बंध मत जाइए। आप जितना ऊंचे उठोगे, संभावना बढ़ेगी कि आपके जीवन में भी कोई ऊंचा सुयोग्य व्यक्ति प्रवेश करे। और मजेदार बात यह, आप जितना ऊंचे उठते जाओगे उतना आपके भीतर से ये ललक कम होती जाएगी कि मेरे जीवन में कोई प्रवेश करे। और फिर अगर कोई प्रवेश कर गया तो कर गया, और नहीं करा तो नहीं करा। बात यह नहीं है कि जीवन में कोई आया कि नहीं आया, बात यह है कि हमने जीवन ऊंचा बिताया कि नहीं बिताया। ऊंचाई जीवन का लक्ष्य है, जोड़ेबाजी नहीं। आ रही है बात समझ में? ऊंचे उठो, और ऊंचे उठने की प्रक्रिया में कोई मिल गया हम सफर, अच्छी बात है। कल्पो नहीं, रो नहीं, डेस्परेट मत हो जाओ कि कोई मिल जाए जल्दी से और सौदा कर लें। अपने ऊपर ध्यान दो। जितना स्वयं को उठा सकते हो, जितने तरीकों से उठाओ। जीवन खुला जियो। प्रकृति का खेल है, नाच रही है जिंदगी, द्वार खुले हुए हैं। कोई सुयोग्य व्यक्ति अगर प्रवेश कर गया तो कर गया, हम रोक भी नहीं रहे। और हम कलप भी नहीं रहे, हाय हाय आधी रात बीत गई अभी भी कोई नहीं आया। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। हमारे पास जिंदगी जीने के लिए बहुत ऊंचे काम मौजूद हैं। ये जोड़ेबाजी तो पशु भी कर लेते हैं, हमें इसी में नहीं फंसे रहना है।
कुछ हम्म या बिल्कुल एकदम अव्यवहारिक बात कर रहा हूं? बेकार। इन्हें क्या पता, इन्होंने खुद करी है। बोलिए। आचार्य जी, इसी के ऊपर एक फॉलो क्वेश्चन था। जैसे कि सर, अब घर में मैं अकेला बेटा हूँ, तो जब भी मैं यदि रसोई घर में जाता हूँ या कोई रिश्तेदार आता है, तो यदि चाय बनाने के लिए जाता हूँ या फिर बर्तन धोने के लिए जाता हूँ, तो उसमें जो घर के मतलब मेरी मम्मी है वो भी नाराज हो जाते हैं कि ये तुम काम। ऐसे रिश्तेदारों के लिए चाय बनाने जाते हो? सर, अभी 6 साल से मैं घर से बाहर हूँ, जब पहले बनाता था तो 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 पहले की बात पहले गई, अब क्यों पूछ रहे हो? पहले तो रिश्तेदार आ रहे हैं तो तुम घुस के चाय बना रहे हो, और फिर वो कह रहे हैं अरे इसको देखो, मर्द हो करके जनानियों वाले काम करता है, रसोई में घुस गया है, चाय बना रहा है, अब चूड़ियां भी पहन ले। तुमने ऐसे रिश्तेदारों को पहले तो घर में घुसने दिया, फिर बैठने भी दिया, फिर चाय भी पिला रहे हो, और भी चीजें होती हैं पिलाने की। ऐसा पिलाओ, ऐसा पिलाओ कि दोबारा आए ना। ये कौन सा रिश्तेदार है? रिश्तेदार माने होता है संबंधी। संबंध माने जानते हो क्या? मनुष्य और मनुष्य के बीच वास्तविक संबंध तो ज्ञान का, बोध का और प्रेम का होता है। ये कौन सा रिश्तेदार है जो तुम्हें बांधने के लिए आया है, जो तुम्हें बोध की तरह की जगह बंध दे रहा है? वो तुम्हारा संबंधी हुआ? बोलो जल्दी। बोध की जगह घर में घुस के तुम्हें बंध देने आया है, तुम उसे संबंधी बोल रहे हो? अब एक कप चाय बनाओ, उसके सामने बैठ के खुद पी जाओ। और बेशरम तब भी ना भागे तो उसको बोलो कि अब जरा ये धो के ले आ दे। अब मैं तो ऐसे ही दूंगा उल्टे जवाब। तुम अच्छे बच्चे बन करके, हाँ, सुशील बालक। और बोलिए। धन्यवाद आचार्य जी। मेरा क्या धन्यवाद, मेरी चाय तो ये रखी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा सवाल महिलाओं से ही रिलेटेड था। अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज़ आई है चिरैया नाम से। उसका जो थीम है वो है मैरिटल रेप से रिलेटेड। मैं इस पे लीगली बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि जो बहुत सारे अभी तक का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हैं, उसमें जो फाइनल वर्डिक्ट देना है अभी भी उसको क्रिमिनलाइज नहीं करा गया। और जो एज है उसके बेसिस पे कहा जाता है कि 18 से पहले शादी हो रही है और उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तभी उसको रेप बोला जाएगा, लेकिन 18 के बाद तो आपकी अब ज़िंदगी बन चुका है ये, और ये तो हो गई, सेक्स तो शादी का पार्ट ही है, ऐसा सामान्य तौर पे चलता है। और उस मूवी में भी यही, वेब सीरीज़ में भी यही दिखाया जा रहा था कि कैसे एक फीमेल की लाइफ जा रही है। तो आचार्य जी, जैसे आपने अभी तक समझाया, मेरे समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बात तो कानून बनाने वाले ही स्पष्ट करे दे रहे हैं ना, कि जिसको आपने विवाह बना रखा है उसका अर्थ क्या है। वो खुलकर बोल रहे हैं, वो छुपा भी नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि विवाह का अर्थ यह है कि पति का पत्नी के शरीर पर अधिकार है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? वो कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आधारित ही है पति द्वारा पत्नी की देह पर स्वामित्व पर। ये जो ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल मैं बिल्कुल
इन दो व्यक्तियों की संगति के खिलाफ नहीं हूं, तुम उस संगति को विवाह भी नाम दे सकते हो, लेकिन विवाह का जो प्रचलित लोक धार्मिक अर्थ है वो यही कह रहा है कि इस इंस्टीट्यूशन का स्तंभ है, इसकी बुनियाद है क्या, कि पत्नी एक बार आप बन गई हैं, पति का आपके शरीर पर हक है, और आप जाकर के अब दावा वगैरह नहीं कर सकते कि मेरा पति बलात्कार कर रहा है मेरा। तो ये बात जब अब महिलाओं को पता है तो पहले से ही पता है, ठीक है, देख लो अब क्या करना है। छुपी होती तो कुछ खतरा भी होता। अच्छा है कि बात बाहर आ गई है, कानूनन बता दी गई है, लिखित में दे दी गई है कि देखो भैया, अगर अब घुस रहे हो उस घर में तो अब वहां से रेप की शिकायत आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बस हो गया। मैं तो इसको नीट मानता हूं, बात जो भी थी साफ कर दी गई। अब अगर इस इतनी साफ बात के बाद भी अगर कोई कहे कि अरे मुझे तो धोखा हो गया, तो धोखा खाने की जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि कोई छुपी हुई बात नहीं थी। लोकधर्म ने और कानून ने, दोनों ने खोल करके पहले ही बता दिया था कि ये क्या चीज है। उसके बाद भी वो चीज आपने उठा करके खा ली तो आप खुद जिम्मेदार हैं। और मजेदार बात यह है कि ये सब ऐसे देश में चल रहा है जहां ज्यादातर विवाह आयोजित होते हैं, किसी और के द्वारा आयोजित। मैं प्रेम विवाह वगैरह को बहुत ऊंची चीज नहीं मानता, क्योंकि ये सब जो लड़का लड़की आपस में घूमते हैं, इन्हें प्रेम का कुछ पता नहीं है। ये आमतौर पर वासना को, शारीरिक आकर्षण को या किसी और तरह के आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं। तो प्रेम विवाह का पक्ष लेने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं, लेकिन आयोजित विवाह तो बड़ी मजेदार चीज होती है, मस्त चुटकुला। प्रेम विवाह धोखा हो सकता है, मूर्खता हो सकती है, पर आयोजित विवाह इससे बहुत आगे की बात है। न वो धोखा है, न वो मूर्खता है, वो सिर्फ एक चुटकुला है। भले घर की संस्कारी लड़की, उसको ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया गया, मोहल्ले के लफंगों की उस पर छाया भी नहीं पड़ने दी गई, किसी अपरिचित व्यक्ति को तुम्हारा स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, और फिर उसे एक अपरिचित व्यक्ति को सौंप दिया गया सेक्स के लिए। अपरिचित स्पर्श करे नहीं चलेगा, अपरिचित सेक्स करे चलेगा। कोई हंसा नहीं चुटकुले पर। कोई हंसा ही नहीं। ये अपरिचित व्यक्ति है, आपको इसको सौंप दिया गया है, और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि वो रेप कर रहा है। और अगर वो अपरिचित है तो बताओ, क्या प्रेम करेगा? अगर संभोग करेगा तो बलात्कारी तो होगा, और क्या होगा? बोलो। जो अपरिचित है वो तुमसे प्रेम किस नाते कर लेगा, जिसको तुम न जानते न समझते, जिसके साथ तुम्हारी चेतना कभी नाची नहीं, जिसके साथ पंख फैलाकर तुम कभी उड़े नहीं, जिससे यूं ही महीने 2 महीने के अंदर तुम्हारा गठबंधन हो गया, उससे तुम्हारा शारीरिक संपर्क प्रेम के नाते तो नहीं हो सकता, पर वो संपर्क तो होगा, संभोग तो होगा, क्योंकि कानून ही कहता है कि मैरिज ही मैरिज नहीं मानी जाएगी अगर उसमें संभोग नहीं है। तो आप बाकायदा इस बात पर तलाक ले सकते हैं। इसी बात को मैरिज का फुलफिलमेंट माना जाता है कानूनन। अगर मैरिज में सेक्स नहीं है कुछ महीनों तक, तो आप बाकायदा कोर्ट जाकर कह सकते हैं जब सेक्स ही नहीं है तो मैरिज ही नहीं है। तो माने
मैरिज हुई है तो सेक्स होगा, पर अपरिचितों के बीच में मैरिज हुई है तो प्रेम तो नहीं होगा, प्रेम तो नहीं होगा पर सेक्स होगा क्योंकि कानूनन जरूरी है। तो सेक्स कैसा होगा? जैसा भी होगा आप जानो भैया, हमें कोई लेना देना नहीं। ये सरदर्द आपका है, आप जानो। हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। आपकी समस्या आप संभालो। लगे हुए थे 15 साल के, हुए नहीं कि बाहर कोई यार मिल जाए, बाहर कोई यार मिल जाए, दे दे प्यार, दे प्यार, दे प्यार, दे दे हमें प्यार दे। 8वीं में पहुंचे नहीं कि प्यार का कटोरा लेके लगे भीख मांगने। अब भुगतो। और जो भीतर ही यार बैठा हुआ है उससे कोई परिचय ही नहीं, खुद को कभी जाना ही नहीं, जो बाहर से मिल ही नहीं सकता उसको बाहर तलाशते रहे, भीतर कभी झांका ही नहीं। अब भुगतो। कईयों के तो बिल्कुल होश फाख्ता है, रंग उड़ा हुआ है कि कहां फंस गए, वो भी टिकट लेके। बोधस्थल में आचार्य जी निशुल्क बुलाते हैं, ग्रेटर नोएडा में जब भी होता है वहां टिकट तो नहीं लगता। भैया क्या क्या सुनने को मिल रहा है। मैंने कहा था सवाल पूछो, मैं तो ऐसे ही हूं। आप ही आए थे मुझे छेड़ने, छेड़ोगे तो यही होगा, ऐसे ही सुनने को मिलेगा। अब नहीं पसंद आ रहा तो मत सुनो। क्या? हम्म समस्या पता है क्या है? ये जवान लड़कों की छोटी चीज होता ही नहीं है प्यार। आयोजित विवाह न हो तो इनको कभी सेक्स मिलेगा ही नहीं। प्यार के रिश्ते तक दूसरे तक पहुंचने की इनकी काबिलियत ही नहीं है। इनको छोड़ दिया जाए कि दूसरा तुम्हारे जीवन में प्रेम के रास्ते ही प्रवेश करेगा तो ये 80 साल के वर्जिन मरेंगे। क्योंकि छोटी मोटी चीज होता नहीं है ना प्यार। कभी कोई आता भी है, बोलता है मेरे कोई है नहीं, मुझे कोई मिली नहीं। बोलता हूं तुझ में है क्या कि तुझे कोई मिले, और फूटी उसकी किस्मत जो तुझे मिल जाए। ताज्जुब होता मुझे अगर तू बोलता तुझे कोई मिल गई। यही बात महिलाओं पर भी लागू होती है, जब वो बोलती है मुझे कोई मिला नहीं। वो तुझे काहे को कोई मिले, किसका इतना बड़ा अभाग है कि तुझे मिले। प्रेम काबिलियत मांगता है, बोलता हूं ना, प्रेम सीखना पड़ता है, प्रेम के लिए उठना पड़ता है। आयोजित विवाह में उठने वगैरह का कोई झंझट ही नहीं। जैसे भी हो, फूफी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ले ही आ देगी, पंडित कुंडली मिला देगा, ले सज गई सेज, मनाओ सुहागरात। ओ मम्मी मम्मी मैंने ढूंढ ली है, जाके अब तुम बात कराओ। तो फिर मम्मी जाती है रिश्ता लेकर के। बहुत
जो ऊंची और महंगी चीज होनी चाहिए थी उसको हमने क्या बना दिया, सस्ती और गिरी हुई चीज। कि उम्र हो गई है तो एक नर और मादा को एक साथ बांधकर एक कमरे में धकेल दो। एनिमल हस्बेंड्री, उसको हस्बैंड ही बोलते हैं ना शायद। अच्छा, उसको हस्बैंड क्यों बोलते हैं? हस्बेंड्री तो वो होता है, जानते हो जू वगैरह में होती है हस्बेंड्री। वहां पर एक बड़ा वाला रखा जाता है, जबरदस्त गैंडा, और एक एक करके उसको मादा दी जाती हैं ताकि अच्छी प्रजाति के बच्चे पैदा हों। उसे बोलते हैं हस्बेंड्री। ये सारे काम क्यों हो रहे हैं बताऊं, लब्बो लुबाब? क्योंकि अहंकार प्रेम से घबराता है। प्रेम से घबराता है तो कुछ तो विकल्प निकालना पड़ेगा ना। तो उसने 100 तरह के विकल्प निकाले हैं। प्रेम से क्यों घबराता है? क्योंकि प्रेम में उसका विगलन है। प्रेम में अहंकार को मिटना पड़ता है, इसीलिए वो प्रेम की जगह दूसरे रास्ते खोजता है। जीवन के हर क्षेत्र में, मात्र संबंधों में नहीं, हर चीज में वो ऐसे रास्ते खोजता है जिसमें उसे मिटना ना पड़े। तो जब बात स्त्री या पुरुष ढूंढने की आती है तो वहां भी वो प्रेम का रास्ता छोड़कर बाकी सारे रास्ते पकड़ लेता है। प्रेम का मार्ग कठिन है, जानते हो ना, वो रास्ता कठिन है। उस कठिन रास्ते पर चलने की औकात नहीं, तो फिर सस्ते रास्ते पकड़े जाते हैं। आज तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं, एकदम तैयार व्यार होके बैठ गए हैं। छी, बोलो।